पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि भक्तिन की जो आव भाव थी, उसका काम करने का जो तौर तरीका था, वो जो नेम धर्म करती थी, उससे लेखिका को यह समझ में आ गया था कि इस सेवक के साथ रहना इतना आसान नहीं होगा। आगे देखिए, अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। लेखिका कहती हैं कि अपने भोजन को लेकर लेखिका बहुत सजग रहती हैं, हमेशा पौष्टिक आहार ही लेती हैं। फिर भी लेखिका खाना बनाने के लिए, अच्छे खाना बनाने के लिए अपने परिवार में प्रसिद्ध थी और वो बताती हैं कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो खाना बहुत अच्छा बनाता है, वो दूसरे के खाने में नुक्ताचीनी ना करे, उसमें नुक्स न निकाले, ऐसा हो नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खिंची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ हो उठी। लेखिका बताती हैं कि पाक विद्या पर जब पाक विद्या पर हावी हो जाता है तब, और उस बात के लिए लोग प्राण देने को और आमरण अनशन करने लगे, तो यह जब उन्हें याद आया, लेखिका को याद आया, तब लेखिका को लगा कि शायद उन्हें अब किचन में नहीं जाना चाहिए। छूत का मतलब नमक मत छुओ, नमक के हाथ से खाना मत छुओ, रोटी मत छुओ, नमक की चीज़ों को यहाँ मत रखो, इस तरह नहीं छूना चाहिए, उस तरह नहीं छूना चाहिए। ये जो व्यवहार किया जाता है, आपने गांव देहात में देखा होगा या फिर अनुभव किया होगा कि नमक की चीज़ों के साथ बाकी सब चीज़ें नहीं रखते, या फिर चावल के साथ चावल अगर खाना हो तो कहीं भी आप नहीं खा सकते। तो इन सब चीज़ों के लिए लक्ष्मण ये सब चीज़ें बहुत छुआछूत वाले भेदभाव, ऐसे मत करो वैसे मत करो, इन सब चीज़ों को बहुत मानती थी, क्योंकि उसका किचन में एक छत्र राज्य हो चुका था और अब लेखिका किचन में प्रवेश नहीं करती थी। इसलिए उसके इस व्यवहार से उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वह भूखे मरने के लिए न कहने लगे कि यदि आप किचन में आइएगा तो मैं आमरण अनशन कर दूंगी। भक्ति की शंकाकुल दृष्टि, जब वे किचन में जाती थी तो वो शंका भरी दृष्टि से देखती थी और निषेध का अनुभव करती थी। अर्थात भक्ति चाहती थी कि लेखिका किचन में प्रवेश न करें। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खिंची हुई रेखा के समान दुर्लंघ हो उठी। लेखिका कहती हैं, तब वह किचन जिसमें कोयला जलता था, उसकी रेखाएं जो हैं, कहने का अर्थ यह है कि किचन का जो दरवाज़ा था उसको पार करना, उसकी चौखट को पार करना, वैसे ही लेखिका के लिए निषेध हो गया जिस प्रकार सीता के लिए लक्ष्मण रेखा को पार करना निषेधित था। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने पर पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। लेखिका को खाना बनाना अच्छा लगता था, इसलिए उन्हें किचन में चूल्हा चौका करना भी अच्छा लगता था। पढ़ने के साथ साथ आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं। पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों के साथ साथ पाक विद्या में भी कुशल थी और उन्हें किचन में जाकर खाना बनाना अच्छा लगता था। लेकिन अब भक्तिन के इस व्यवहार के वजह से वह किचन में नहीं जा पाती थी और अपने नाक के ऊपर बिछावन पर लेटकर अपने चेहरे के ऊपर किताब खोलकर उसे पढ़ती रहती थी। और उसके बाद जब खाना तैयार हो जाता तब चौके पर सिर्फ भोजन करने के लिए आती थी और इस बात को भूलने का प्रयास करती थी कि जिस चौके पर जहाँ पर वे बैठकर खाना बनाया करती थी, वहाँ पर अब किसी का अनधिकारी कोई और व्यक्ति आकर बैठ गया, अर्थात उनका वह आसन छिन गया है, इस बात को भूलने का प्रयास करती थी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली
चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। लेखिका जब खाना खाने के लिए बैठती हैं तब भक्तिन बहुत खुश हो जाती है कि लेखिका अपने स्थान पर खाना खाने बैठ गई हैं, और खुश होकर वह लेखिका की फूल की थाली आप लोगों ने देखा होगा, पीतल के जैसा ही होता है, जिसके पीछे का भाग काला होता है, आगे पीतल के जैसा होता है। उस गहरी थाली में उसने एक तरफ एक उंगली मोटी रोटी, 4 ऐसी रोटियां रख दी और उसके बाद उसे टेढ़ा करके उसके किनारे पर गाढ़ी दाल परोस दी। जिस प्रकार गांव में लोग खाने के लिए देते हैं, अलग अलग कटोरे में न परोसकर एक साथ ही दे दी, उसी में रोटी उसी में दाल भी। लेकिन जब लेखिका ने वैसा खाना देखा तो रुआंसे आवाज़ में लेखिका को लग रहा था कि अब रोना आ जाएगा, और उन्होंने कहा कि यह क्या बनाया है। तब वह हतबुद्धि हो रही। तब वह ऐसा लगा कि उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, वह डर सी गई। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, पर अच्छी है तस्तरियां थीं। पर जब दाल बनी है तब तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं। फिर वह कुछ अनाड़ीन और फूहड़ नहीं, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। लेखिका बताती हैं कि रोटियों को अच्छी तरह पकाने की वजह से मैं थोड़ी जल गई थी, लेकिन अच्छी थी। यह बात भक्तिन के अनुसार थी जो लेखिका बता रही हैं। भक्तिन के मन में थी कि ठीक है, रोटियां ज़्यादा सेक दी हैं तो क्या हुआ, थोड़ी खड़ी हो गई हैं लेकिन अच्छी हैं, इसको खराब नहीं कहा जा सकता है। सब्जियां घर में हैं, लेकिन जब दाल बनी है तब सब्जी का क्या काम, ऐसा भक्तिन का विचार था। जिस प्रकार वो खाना चाहती थी कि दाल बनाए तो चलो दाल से काम चला लिया जाए, सब्जी की ज़रूरत नहीं है, सब्जी है तो फिर दाल का क्या ज़रूरत है, कोई एक ही चीज़ बनना चाहिए। जो वह पसंद करती थी वही लेखिका के लिए भी बनाती थी। कहती है कि तरकारियाँ थीं, सब्जी है, तो जब दाल बनी है तब सब्जी का क्या काम, और शाम के समय में मैं सब्जी बना दूंगी, उस समय दाल नहीं बनाऊंगी। दूध और घी लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए दूध और घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। लेखिका कहती हैं कि उन्हें दूध और घी पसंद नहीं था, नहीं तो सब ठीक हो जाता। भक्तिन के अनुसार वह लेखिका से कहती कि आपको तो दूध घी अच्छा लगता नहीं है, नहीं तो मैं घी लगाकर रोटी देती और आपको दूध दे देती तो सब काम खत्म हो जाता। आप दूध रोटी खा सकती थी, आप दूध पी सकती थी। अब न हो तो अमचूर, अगर इससे आपका काम नहीं चलता हो दाल से, तो अमचूर, आम का जो चूर्ण बनाया जाता है, और लाल मिर्च की चटनी पीस देती हूँ मैं, उसे खा लीजिए। उससे भी काम न चले तो गांव से मैं गुड़ लाई हूँ, वह गुड़ खा लीजिए। और यह कहती है कि शहर के लोग न जाने क्या कलाबत्तू खाते हैं। उस तरह साग सब्जी बनाकर भुजिया, सब्जी, दाल और इन सब चीज़ों को सलाद वगैरह परोसना उसे कलाबत्तू लगता था। उसे लगता था कि ऐसे कोई खाना खाता है क्या, जब दाल बनी है तो सब्जी की क्या ज़रूरत, सब्जी बनी है तो भुजिया की क्या ज़रूरत। मतलब कोई एक चीज़ बनना चाहिए, ज़्यादा खाने में वैरायटी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उसमें 4-5 पकवान नहीं होने चाहिए। फिर कुछ अनाड़ीन या फूहड़ नहीं। वह अपने विषय में इस प्रकार जताना चाहती है कि वो कोई बेवकूफ़ अनाड़ी नहीं है कि कभी उसने रसोई घर में प्रवेश ही नहीं किया, ना ही फूहड़ है, अर्थात न ही काम काज करने से जी चुराती है, क्योंकि उसे अपने ससुर, पितिया ससुर, मतलब ससुर के भी ससुर, और अजिया सास की सास से उसे पाक कुशलता के लिए बहुत मौखिक प्रमाण पत्र मिले थे। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने बहुत बार उसके खाना बनाने की तारीफ़ की थी, इसलिए वह कोई अनाड़ी नहीं है।
भक्ति के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के ही और घी की अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। लेखिका ने खा तो लिया, उन्हें मीठा पसंद नहीं था इसलिए गुड़ नहीं खाया, घी में कोई रुचि नहीं थी इसलिए रूखी दाल और मोटी रोटी खाकर वे यूनिवर्सिटी पहुंच गई पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय। और फिर वहाँ रहकर वह सोचती रही कि शहर के तौर तरीकों में और गांव के तौर तरीकों में कितना अंतर है।